बिग बिल। ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट में एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय में तुलसी बाबू के डेस्क के पास एक खिड़की थी, जहां से दूर दूर तक फैला पश्चिमी आकाश नजर आता था। तुलसी बाबू का पड़ोसी जगन्मय दत्त बरसात के मौसम में एक सुबह खिड़की के बाहर पान की पीक थूकने गया था, जब उसने आकाश में एक दोहरा इंद्रधनुष देखा। उसने उस दृश्य पर घोर आश्चर्य व्यक्त किया और तुलसी बाबू की ओर मुड़कर कहा, "यहां आइए सर, ऐसा दृश्य आप हर रोज नहीं देख पाएंगे।" तुलसी बाबू अपने डेस्क से उठे, खिड़की तक गए और बाहर देखने लगे। "तुम मुझे क्या देखने के लिए कह रहे थे?" तुलसी बाबू ने पूछा। "क्यों, वो दोहरा इंद्रधनुष नहीं दिख रहा?" जगन्मय दत्त ने कहा। "क्या आप वर्णांध मतलब कलर ब्लाइंड हैं?" तुलसी बाबू अपने डेस्क की ओर लौट गए। "मैं नहीं समझता कि दोहरे इंद्रधनुष में देखने लायक ऐसी क्या विशेष बात है। आकाश में एक नहीं, ऐसे 20 इंद्रधनुष भी हों तब भी उसमें आश्चर्यजनक कुछ नहीं होगा। दोहरा इंद्रधनुष ही क्यों, लोअर सर्कुलर रोड पर स्थित 2 मीनारों वाले चर्च को आप जब तक चाहें टकटकी लगाए देखते रह सकते हैं। हर किसी के पास एक जैसा आश्चर्य बोध नहीं होता है, लेकिन तुलसी बाबू के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता था कि उनके अंदर आश्चर्य बोध नाम की कोई चीज है भी या नहीं। सिर्फ एक चीज थी जो तुलसी बाबू को हमेशा आश्चर्य में डाल देती थी, और वो चीज थी मंसूर के मटन कबाब का अद्भुत स्वाद। तुलसी बाबू का दोस्त और सहकर्मी प्रद्योत चंद एकमात्र व्यक्ति था जिसे इस बात की जानकारी थी। अतः ऐसी संशय प्रकृति लेकर जन्मे तुलसी बाबू को उस समय कोई विशेष हैरानी नहीं हुई जब दंडकारण्य के वनों में औषधीय वनस्पति की खोज करते समय उन्हें एक बहुत बड़ा अंडा मिला। तुलसी बाबू पिछले 15 वर्षों से आयुर्वेदिक औषधियों में दिलचस्पी ले रहे थे। उनके पिता एक जाने माने औषधि विक्रेता थे। हालांकि तुलसी बाबू अर्बुट नॉट एंड कंपनी में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर काम करते थे और उनका वेतन ही उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत था। फिर भी वो पारिवारिक व्यवसाय का पूर्णतया त्याग करना नहीं चाहते थे। कुछ समय से उन्होंने इस ओर कुछ अधिक समय देना शुरू कर दिया था, क्योंकि कलकत्ता के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके नुस्खों से काफी फायदा हुआ था और इस कारण एक अंशकालिक आयुर्वेदिक औषधि विक्रेता के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। इन्हीं जड़ी बूटियों की खोज उन्हें दंडकारण्य ले आई थी। तुलसी बाबू ने सुना था कि जगदलपुर से 30 मील उत्तर में एक पहाड़ी गुफा में एक सन्यासी रहता है जिसे औषधीय वनस्पति के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त है, और उस वनस्पति में एक जड़ी बूटी ऐसी भी है तब जो उच्च रक्तचाप में पर्याप्त लाभकारी मानी जाती है। कहा जाता था कि ये पौधा खोल्फिया सर्पेंटिना नामक अधिक सामान्य वनस्पति की अपेक्षा बहुत अधिक कारगर या गुणकारी होता है। तुलसी बाबू उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। सर्पेंटिना औषधि से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था और होम्योपैथी या एलोपैथी में उन्हें कतई विश्वास नहीं था। तुलसी बाबू जगदलपुर की यात्रा पर अपने मित्र प्रद्योत बाबू को अपने साथ ले गए। प्रद्योत बाबू को अपने मित्र के अड़ियल स्वभाव से अक्सर बड़ी परेशानी होती, तब उसे कहना ही पड़ा। आश्चर्य बोध को महसूस करने के लिए व्यक्ति को कुछ कल्पना से काम लेना पड़ता है। तुम्हारे अंदर कल्पना शक्ति का इतना अभाव है कि अगर एक पूरा भूत भी तुम्हारे सामने आ जाए तब भी तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तुलसी बाबू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया था। वास्तव में आश्चर्य का एहसास न होने पर जब कोई चकित होने का बहाना करता है तो वो सिर्फ एक दिखावा होता है। मुझे ये मंजूर नहीं। लेकिन इससे उनकी मित्रता पर कोई असर नहीं पड़ा। शरतकालीन अवकाश के दौरान ये दोनों जगदलपुर में एक होटल में ठहरे। रास्ते में मद्रास मेल में 2 विदेशी लड़के उनके डिब्बे में आ गए थे। वे दोनों स्वीडन निवासी निकले। उनमें से एक इतना लंबा ऊंचा था कि उसका सिर डिब्बे की छत को छू रहा था। प्रद्योत बाबू ने जब उससे पूछा कि उसका कद कितना है तो उसने जवाब में कहा था 2 मीटर और 7 सेंटीमीटर, लगभग 7 फीट। बाकी यात्रा के दौरान प्रद्योत बाबू उस लंबे ऊंचे कद वाले युवक से अपनी दृष्टि नहीं हटा सके, लेकिन तुलसी बाबू ने जरा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। उसने कहा, ऐसी असाधारण ऊंचाई स्वीडन के लोगों के आहार का ही परिणाम है, इस कारण इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। जंगल में करीब 1 मील पैदल चलने और फिर लगभग 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वे सन्यासी घुमई बाबा की गुफा तक पहुंच गए।
गुफा काफी बड़ी थी, लेकिन चूंकि सूरज का प्रकाश अंदर नहीं पहुंच पाता था, 10 कदम आगे चलने के बाद ही उन्हें अंधकार ने घेर लिया। बाबा की अंगीठी से निरंतर उठता धुआं उस अंधकार को और घना कर रहा था। प्रद्योत बाबू अपनी टॉर्च की रोशनी में आरोही निक्षेपों और निलंबी निक्षेपों के अपव्यय को देखने में खोया हुआ था, जबकि तुलसी बाबू ने अपनी हर्बल औषधि के विषय में पूछताछ की। घुमई बाबा ने जिस वृक्ष का नाम लिया उसे चक्रपर्ण कहा जाता है, संस्कृत में जिसका अर्थ होता है गोल पत्तियां। तुलसी बाबू ने कभी यह नाम नहीं सुना था, न उसका उल्लेख उन आधा दर्जन किताबों में कहीं था जो किताबें उन्होंने जड़ी बूटी के बनने वाली दवाओं के बारे में पढ़ी थी। यह कोई वृक्ष नहीं, बल्कि एक झाड़ी थी, और ये दंडकारण्य के जंगल के सिर्फ एक भाग में पाई जाती थी, अन्यत्र कहीं नहीं। घुमई बाबा ने पर्याप्त दिशा निर्देश दिए, जिन्हें तुलसी बाबू ने सावधानी से लिख लिया। गुफा से बाहर आने के बाद तुलसी बाबू ने उस जड़ी बूटी की खोज में जाने के लिए एक पल भी नहीं गंवाया। प्रद्योत बाबू खुशी से अपने मित्र का साथ दे रहा था। एक बार उसने एक बड़ा शिकार किया था। संरक्षण ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन जंगल का आकर्षण बना रहा। सन्यासी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश बिल्कुल सही साबित हुए। आधा घंटा चलने पर वे एक तंग घाटी के समीप पहुंचे, जिसे उन्होंने 3 मिनट में पार कर लिया, और फिर बिजली गिरने से खाक हुए नीम वृक्ष के दक्षिण में 7 कदम आगे चलकर उन्हें वो झाड़ी मिल गई। ये कमर तक ऊंचा एक पौधा था, जिसकी गोल हरी पत्तियां थीं और प्रत्येक पत्ती के बीच में एक गुलाबी बिंदी थी। ये कैसी जगह है? प्रद्योत बाबू ने चारों तरफ दृष्टि घुमाकर पूछा। क्यों, क्या खराबी है यहां? सिर्फ एक नीम को छोड़कर यहां कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसे मैं पहचान सकूं, और देखो कितनी नमी है इस जगह। जिन जिन स्थानों से हम गुजरे हैं, ये उनसे एकदम भिन्न है। पैरों के नीचे जमीन गीली थी, मगर तुलसी बाबू को उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्यों? कलकत्ता में ही तापमान एक जगह कुछ होता है और दूसरी जगह कुछ। दक्षिण में टॉलीगंज, उत्तर में श्याम बाजार की तुलना में अधिक ठंडा रहता है। जंगल का एक भाग दूसरे से भिन्न होने में अजीब क्या है? ये प्रकृति की विशिष्टता है और कुछ नहीं। तुलसी बाबू ने अभी अपना थैला जमीन पर रखा ही था और वो झाड़ी की तरफ झूलने वाला था कि तभी प्रद्योत बाबू के एक सवाल ने उसे बीच में ही रोक दिया। आखिर ये है क्या चीज? तुलसी बाबू ने भी उस चीज को देखा था, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी उससे। इसी प्रकार का अंडा होगा, और क्या? तुलसी बाबू ने कहा। प्रद्योत बाबू के विचार में ये अंडाकार चट्टान का एक टुकड़ा था, लेकिन और करीब से देखने पर वो समझ गया कि ये वास्तव में एक अंडा था। पीला, भूरी धारियों तथा नीली चित्तियों वाला अंडा। इतना बड़ा अंडा किस जीव का हो सकता था? किसी अजगर का तो नहीं। इस बीच तुलसी बाबू उस झाड़ी की कुछ पत्तेदार शाखाएं पहले ही तोड़ चुके थे और उन्हें अपने थैले में भर चुके थे। वो कुछ और शाखाएं तोड़ लेना चाह रहे थे, लेकिन उसे रुक जाना पड़ा, क्योंकि अंडे ने उसी समय कुछ हरकत करनी शुरू कर दी। अंडे का खोल टूटने की आवाज से चौंक कर प्रद्योत बाबू एकदम पीछे हट गया, मगर फिर उसने हिम्मत जुटाई और कुछ कदम बढ़ाकर उसने करीब जाकर देखा। खोल से एक सिर बाहर आ चुका था। यह कोई सांप नहीं था, न घड़ियाल और न कोई कछुआ। ये एक पक्षी का सिर था। शीघ्र ही पूरा शरीर बाहर आ गया। ये काफी बड़ा पक्षी था, लगभग एक मुर्गी के आकार का। प्रद्योत बाबू को पक्षियों का बहुत शौक था। उसके पास एक पालतू मैना और एक बुलबुल थी, लेकिन उसने इतना बड़ा चूजा कभी नहीं देखा था। उसकी एक बड़ी चोंच थी और लंबी लंबी टांगे थीं। उसके बैंगनी पंख अद्भुत थे और पैदा होने के साथ ही उसका सतर्क व्यवहार देखने योग्य था। तथापि तुलसी बाबू को चूजे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उस पौधे से अधिकतम मात्रा में पत्तियां तोड़कर अपने थैले में भर लेने में व्यस्त थे। प्रद्योत बाबू ने इधर उधर देखा और कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, इसके माता पिता का कुछ अता पता नहीं है, आसपास में तो कतई नहीं। मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही अचंभा काफी है, तुलसी बाबू ने अपना थैला अपने कंधे पर डालते हुए कहा। लगभग 4 बजे का समय हो रहा है। अंधेरा बढ़ने से पहले हमें जंगल से निकल जाना चाहिए। कुछ हिचकते हुए प्रद्योत बाबू चूजे के पास से हटे और अपने दोस्त के साथ चलने लगे। इंतजार में खड़ी टैक्सी तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा।
पैरों की पटपटाहट सुनकर प्रद्योत बाबू को रुकना पड़ गया और जैसे ही प्रद्योत बाबू ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि चूजा सीधे उनसे आंखें मिला रहा है। फिर वो धीरे धीरे चलकर तुलसी बाबू के सामने जाकर रुक गया और अपनी असाधारण रूप से लंबी चोंच खोलकर उसने तुलसी बाबू की धोती पकड़ ली। प्रद्योत बाबू को इतना अचरज हुआ कि उससे कुछ कहते नहीं बना। फिर उसने देखा कि तुलसी बाबू ने चूजे को पकड़ लिया और उसे अपने बड़े थैले के अंदर डाल लिया। अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रद्योत बाबू घोर विस्मय के साथ चीखा। उस अनजान पक्षी को आपने थैले में भर लिया? किसी पशु या पक्षी को पालतू रखने की मेरी तीव्र इच्छा बहुत समय से थी, तुलसी बाबू ने पुनः चलते हुए कहा। विजातीय कुत्तों को भी पालतू रखा जाता है, किसी अनाम चूजे को रखने में क्या बुराई है? प्रद्योत बाबू ने उस पक्षी को हिलते डुलते, थैले से अपनी गर्दन बाहर निकालते और अपनी बड़ी बड़ी आंखें चारों ओर घुमाते हुए देखा। तुलसी बाबू मस्जिद बाड़ी स्ट्रीट में एक बिल्डिंग के द्वितीय तल पर एक फ्लैट में रहते थे। वो अविवाहित थे और उनके अलावा उनका एक नौकर था जिसका नाम नटवर था। एक रसोइया भी था जिसे वो जयकेश तो पुकारते थे, जो नबरून प्रेस का मालिक था। सान्याल महोदय का स्वभाव चिड़चिड़ा था और बिजली की निरंतर कटौती ने उन्हें और अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था, क्योंकि बिजली न रहने से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ता था। तुलसी बाबू को दंडकारण्य से लौटे 2 माह हो चुके थे। उन्होंने चूजे को एक पिंजरे में रख दिया था, जो उन्होंने वापस आने के बाद विशेष ऑर्डर देकर बनवाया था। वो पिंजरा अंदर के बरामदे के एक कोने में रखा था। तुलसी बाबू ने उस चूजे का एक नाम भी सोच लिया था, बिग बिल। कुछ समय बाद ही उस नाम से बिग हटा दिया गया और अब केवल बिल रह गया। जगदलपुर आकर पहले दिन उन्होंने उस चूजे को अनाज का दाना खिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। तुलसी बाबू तभी समझ गए थे कि ये पक्षी मांसाहारी है। बस उसी समय से तुलसी बाबू ने उसे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच इत्यादि देना शुरू कर दिया था। हाल में उस पक्षी की भूख बहुत बढ़ गई लगती थी, क्योंकि उसने अपनी व्यापक असंतुष्टि जतलाने के लिए अपनी चोंच पिंजरे की सलाखों के बाहर निकालना आरंभ कर दिया था। अतः तुलसी बाबू को उसे मांस खिलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। नटवर हर रोज बाजार से उसके लिए मांस लेकर आता, जिसे खाकर उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। पिंजरा खरीदते समय तुलसी बाबू ने बड़ी दूरदर्शिता से काम किया था, क्योंकि उन्होंने जो पिंजरा चुना वो उस पक्षी के वास्ते आकार में कई गुना बड़ा था। उनकी अंतर्दृष्टि ने उन्हें बता दिया था कि उनका पालतू पक्षी किसी विशाल आकार वाले पक्षी की प्रजाति का है। पिंजरे की भीतरी छत जमीन से 2.5 फीट ऊंची थी, लेकिन उन्होंने गौर किया कि बिल जब सीधा खड़ा होता है तो उसका सिर छत को छूने लगता है। हालांकि बिल अभी सिर्फ 2.5 महीने का था। वो समझ गए कि उन्हें जल्दी और अधिक बड़ा पिंजरा खरीदना पड़ेगा। पक्षी की चीख भयानक आवाज वाली थी। मिस्टर सान्याल जब एक सुबह बरामदे में खड़े चाय पी रहे थे तो उस चीख को सुनकर चाय उनके गले में अटक गई थी। दोनों पड़ोसी आमतौर पर एक दूसरे से यदा कदा ही बोलते थे, लेकिन उस दिन अपने खांसी के दौरे से संभलने के बाद मिस्टर सान्याल ने तुलसी बाबू से पूछ ही लिया कि उन्होंने किस प्रकार का पशु पिंजरे में बंद कर रखा है जो ऐसी भयंकर आवाज निकालता है। ये बात सच थी कि बिल की चीख किसी पक्षी की आवाज के बजाय किसी जानवर की आवाज अधिक लगती थी। तुलसी बाबू अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो शयन कक्ष के द्वार पर आए और बोले, कोई पशु नहीं, एक पक्षी है। इसकी चीख जैसी भी हो, ये रात में किसी की नींद खराब नहीं करती है, जैसे आपकी बिल्ली करती है। तुलसी बाबू के मुंह तोड़ उत्तर ने बहस को वहीं समाप्त कर दिया। फिर भी सान्याल महोदय कुड़बुड़ाते रहे। अच्छी बात यह थी कि उनके फ्लैट से पिंजरा दिखाई नहीं देता था। अगर उन्हें पक्षी की एक झलक मिल जाती तो बहस काफी गंभीर झगड़े में बदल सकती थी। यद्यपि उसकी सूरत शक्ल से तुलसी बाबू को कोई परेशानी नहीं थी, किंतु प्रद्योत बाबू के लिए जरूर ये एक चिंता का विषय बना हुआ था। ऑफिस के बाद यदाकदा ही दोनों का मिलना होता था। सप्ताह में केवल एक बार दोनों की भेंट होती थी, जब वे मंसूर के यहाँ कबाब और पराठा खाने जाते थे। प्रद्योत बाबू का परिवार बड़ा था और उन पर अनेक जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन दंडकारण्य से लौटने के बाद से तुलसी बाबू के पालतू पक्षी की ओर अक्सर उसका ध्यान चला जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि वो शाम के समय अक्सर तुलसी बाबू के घर आने लगे।
पक्षी का आकार तेज गति से बढ़ते जाना और उसके रूप रंग एवं सूरत शक्ल में हो रहा बदलाव प्रद्योत बाबू के लिए निरंतर आश्चर्य प्रदान करने का स्रोत बन गया था। यह बात उनकी समझ से बाहर थी कि तुलसी बाबू इस बारे में कोई चिंता क्यों नहीं दर्शाते थे। प्रद्योत बाबू ने कभी कल्पना नहीं की थी कि किसी पक्षी की आंख में इतना द्वेषपूर्ण भाव हो सकता है। कहरुआ सदृश परितारिका में काली पुतलियां उसे इस तरह घूरती थीं कि वो अत्यधिक बेचैनी महसूस करने लगता। पक्षी की चोंच उसकी देह के बढ़ते आकार के अनुपात में ही बढ़ रही थी। चोंच का रंग चमकदार काला था। वो गिद्ध की चोंच से मिलती थी, लेकिन बाकी शरीर के हिसाब से बहुत अधिक बड़ी थी। उसके अल्प विकसित पंखों और उसकी लंबी तगड़ी टांगों तथा पैने पंजों से स्पष्ट था कि वो अभी उड़ने की स्थिति में नहीं था। प्रद्योत बाबू ने अपने अनेक परिचित व्यक्तियों को इस पक्षी के बारे में तफसील से बताया था, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। एक रविवार को प्रद्योत बाबू अपने एक भतीजे से कैमरा उधार लेकर तुलसी बाबू के घर पहुंच गए। पिंजरे में पर्याप्त रोशनी नहीं थी, इसलिए वो फ्लैश गन भी ले आए थे। कोई समय था जब वो फोटोग्राफी का काफी शौक रखते थे। प्रद्योत बाबू ने हिम्मत जुटाकर पक्षी पर कैमरा फोकस करते हुए जैसे ही शटर दबाया, पक्षी ने फ्लैश की चमक आंखों में पड़ने पर विरोध में इतनी भयंकर चीख निकाली कि प्रद्योत चौंक कर पूरे 1 फुट पीछे हट गया। फिर उसके मन में विचार आया कि इस पक्षी की चीख को रिकॉर्ड कर लिया जाए। उसकी तस्वीर दिखाकर और उसकी आवाज सुनाकर हो सकता है कि उसकी पहचान बताना आसान हो जाए। प्रद्योत बाबू के मन में कुछ तो चल रहा था जो उन्होंने अपने मित्र को नहीं बताया था, लेकिन किसी पुस्तक या किसी पत्रिका में उन्होंने एक बार कहीं एक पक्षी की तस्वीर देखी थी जिसकी शक्ल तुलसी बाबू के इस पालतू पक्षी से बहुत मिलती थी। अगर वो तस्वीर दोबारा सामने आ जाए तो वो उससे मिलाकर देखेंगे। बाद में जब दोनों मित्र चाय का मजा ले रहे थे, तुलसी बाबू ने एक नई सूचना का बखान किया। जब से बिल आया है तब से कौओं और गौरैया ने उनके फ्लैट में आना बंद कर दिया है। ये एक वरदान था, क्योंकि गौरैया अत्यधिक आरंभिक स्थानों में घोंसला बना लेती हैं, जबकि कौवे रसोई से खाने की वस्तुएं उठाकर ले जाते हैं। वो सब रुक गया था। क्या ऐसा है? प्रद्योत बाबू ने हमेशा की तरह चकित होकर पूछा। खैर, तुम यहां सारे समय रहते आए हो, क्या तुमने कोई दूसरे पक्षी देखे? प्रद्योत बाबू मान गए कि कोई दूसरा पक्षी उन्हें नजर नहीं आया। लेकिन आपके उन दोनों नौकरों का क्या हाल है? क्या उन्हें बिल की आदत हो गई है? रसोइया कभी बिल के नजदीक नहीं जाता है, लेकिन नटवर उसे चिमटे से मांस खिलाता है। अगर उसे कोई शिकायत भी हो तो भी उसने कभी बताया नहीं है, और जब बिल शैतानी पर उतर आता है तो मेरी एक झलक पाते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वैसे ये तो बताओ, तस्वीर लेने के पीछे उद्देश्य क्या था? प्रद्योत बाबू ने अगले दिन तस्वीर निकलवा ली और उसकी 2 बड़ी प्रतियां भी बनवा ली। तस्वीर की एक प्रति उसने तुलसी बाबू को दी और दूसरी प्रति वो पक्षी विज्ञानी रंजय शोभ के पास ले गया। हाल में ही सिक्किम के पक्षियों पर श्री शोभ का एक लेख साप्ताहिक पत्रिका देश में प्रकाशित हुआ था, लेकिन श्री शोभ उस तस्वीर से पक्षी को पहचान नहीं सके। उनके ये पूछने पर कि इस पक्षी को कहां देखा जा सकता है, प्रद्योत बाबू ने साफ झूठ बोल दिया कि ये तस्वीर ओसाल से मेरे एक मित्र ने भेजी है। वो चाहता है कि मैं इस पक्षी की पहचान के बारे में उसे बताऊं। तुलसी बाबू ने अपनी डायरी में तारीख दर्ज कर ली। फरवरी 14, 1980। बिग बिल, जिसे अभी पिछले महीने ही 3.5 फीट के पिंजरे से निकालकर 4.5 फीट के पिंजरे में डाला गया था, पिछली रात एक दुष्कर्म कर बैठा। मध्य रात्रि में तुलसी बाबू की अचानक आंख खुल गई जब उन्हें कुछ आवाजें आने का संदेह हुआ। ऐसा लगता था जैसे कोई टिन या तार काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज बहुत जल्द बंद हो गई और खामोशी छा गई। तुलसी बाबू के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कुछ चक्कर जरूर है। वो मच्छरदानी से बाहर निकल आए। जालीदार खिड़की से चांदनी फर्श पर पड़ रही थी। तुलसी बाबू ने चप्पलें पहनी, मेज की दराज से टॉर्च निकाली और बरामदे में आ गए। टॉर्च की रोशनी में तुलसी बाबू ने देखा कि पिंजरे पर लगी जाली फाड़ दी गई है और उसमें इतना बड़ा छेद हो गया है जिसमें से पक्षी आसानी से बाहर निकल सकता है। पिंजरा खाली था। तुलसी बाबू को टॉर्च की रोशनी में इस तरफ कुछ नहीं दिखाई दिया।
बरामदे का दूसरा हिस्सा मिस्टर सान्याल के फ्लैट की तरफ जाता था। तुलसी बाबू तुरंत उस तरफ जा पहुंचे और उन्होंने टॉर्च की रोशनी दाएं हाथ की ओर डाली। उनका संदेह सही साबित हुआ। मिस्टर सान्याल की बेचारी बिल्ली को बिल ने अपने चोंच में दबा रखा था। फर्श पर बिल्ली के खून के छींटे चमक रहे थे, लेकिन बिल्ली अभी जिंदा थी और छटपटा रही थी। तुलसी बाबू जोर से चिल्लाए, बिल! और बिल ने तुरंत बिल्ली को अपनी चोंच से छोड़ दिया। फिर वो लंबे डग भरता हुआ कोने की ओर गया और जल्दी से अपने पिंजरे में घुस गया। संकट की इस घड़ी में भी तुलसी बाबू राहत की सांस लेने से नहीं चूके। मिस्टर सान्याल के कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। दिसंबर और जनवरी के महीनों में उनके प्रेस में स्कूल की किताबें छपने के कारण बहुत अधिक काम रहा, जिसे खत्म करने के बाद वो 3 दिन पहले अवकाश पर चले गए थे। सबसे अच्छा तो यह होगा कि बिल्ली को खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए। भटकने वाले कुत्ते और बिल्लियां आए दिन कलकत्ते की सड़कों पर कुछ ले जाते हैं, उन्हीं में एक संख्या और जुड़ जाएगी। तुलसी बाबू शेष रात में फिर बिल्कुल नहीं सो सके। अगले दिन तुलसी बाबू को रेलवे बुकिंग ऑफिस जाने के लिए अपने दफ्तर से 1-2 घंटे की छुट्टी लेनी पड़ी। एक बुकिंग क्लर्क से उनकी जान पहचान होने के कारण उनका काम बहुत आसान हो जाता था। प्रद्योत बाबू ने पालतू पक्षी के बारे में पूछा था और तुलसी बाबू ने जवाब दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने कहा था, तुमने जो तस्वीर खींची थी, मैं उसे फ्रेम कराने के बारे में सोच रहा हूं। 24 फरवरी को तुलसी बाबू का दूसरी बार जगदलपुर आना हुआ। उसी ट्रेन के सामान यान में बिल को भी एक डिब्बे में बंद करके लाया गया था और उस डिब्बे में रोशनी एवं हवा आने के लिए एक छेद दिया गया था। जगदलपुर से तुलसी बाबू 2 कुलियों को लेकर और डिब्बे में बंद पक्षी को लेकर एक कार से जंगल में उस जगह की खोज में निकल पड़े जहां उस पक्षी को उन्होंने पाया था। मुख्य सड़क पर एक असंदिग्ध मील पत्थर के निकट तुलसी बाबू कार से उतर गए और उन कुलियों के साथ, जिन्होंने पक्षी का डिब्बा उठाया हुआ था, झुलसे नीम वृक्ष की दिशा में चल दिए। उस जगह तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लगा। कुलियों ने उस बंद डिब्बे को नीचे रख दिया। कुलियों को पहले ही काफी अच्छी बख्शीश दी जा चुकी थी और उन्हें बता दिया गया था कि वो डिब्बा उनको ही खोलना होगा। ठीक ऐसा ही किया गया और तुलसी बाबू को ये देखकर तसल्ली हुई कि बिल एकदम सही सलामत था। वे दोनों कुली बिल को देखकर अवश्य चौंके और उनकी चीख निकल गई, लेकिन तुलसी बाबू को उसकी चिंता नहीं थी। उनका काम हो गया था, यही काफी था उनके लिए। बिल तुलसी बाबू को एकटक देख रहा था। उसका सिर 4.5 फीट ऊंचे पिंजरे की छत तक पहले ही पहुंच चुका था। गुड बाय बिल, जितनी जल्दी विदा लें उतना ही अच्छा रहेगा। तुलसी बाबू अपने वापसी सफर पर चल पड़े। इस यात्रा के विषय में उन्होंने अपने दफ्तर में किसी को कुछ नहीं बताया था, प्रद्योत बाबू को भी नहीं। सोमवार को जब वो अपने डेस्क पर पहुंचे तो प्रद्योत बाबू ने स्वभावतः पूछ लिया कि वो किधर चले गए थे। तुलसी बाबू ने संक्षेप में जवाब दिया कि वो अपनी भांजी के विवाह में नयहटी गए थे। करीब 2 सप्ताह बाद तुलसी बाबू के घर पहुंचने पर प्रद्योत बाबू को पिंजरा खाली देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने इस बारे में तुलसी बाबू से पूछा। पक्षी चला गया, तुलसी बाबू ने जवाब दिया। प्रद्योत बाबू ने स्वाभाविक रूप से यही समझा कि पक्षी मर गया है। यह सोचकर उसे दुख हुआ। उसने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि पक्षी इतनी जल्दी चल बसेगा। उसने कतई गंभीर होकर तुलसी बाबू से यह बात नहीं कही थी कि पक्षी के न रहने पर उसकी तस्वीर उन्हें उसकी याद दिलाती रहेगी। उसके द्वारा खींची गई तस्वीर तुलसी बाबू ने फ्रेम कराकर अपने शयन कक्ष में टांगी हुई थी। तुलसी बाबू कुछ अस्वस्थ लग रहे थे और वातावरण में उदासी छाई हुई थी। उदासी छांटने के लिहाज से प्रद्योत बाबू ने एक सुझाव रखा। हम काफी समय से मंजूर के ढाबे में खाना खाने नहीं गए। आज रात वहां जाकर कबाब और पराठा खाने के बारे में क्या विचार है? मुझे उस खाने में अब कोई रुचि नहीं रही है। प्रद्योत बाबू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कबाब के लिए आपकी इच्छा भर गई? बात क्या है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या आपने उस जड़ी बूटी को आजमाया है जो सन्यासी ने आपको बताई थी? तुलसी बाबू ने कहा कि चक्रपर्ण का रस लेना शुरू करने के बाद से उनका रक्तचाप लगभग सामान्य हो गया था। तुलसी बाबू ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब तक बिल उनके पास रहा
उस दौरान वो जड़ी बूटी औषधियों के बारे में सब कुछ भूल गए थे और अभी 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने उन दवाओं को लेना फिर शुरू किया है। वैसे, प्रद्योत बाबू बोले, उस औषधि का जिक्र छिड़ने से मुझे याद आया, क्या आपने दंडकारण्य के जंगल के बारे में अखबारों में आज छपी खबर पढ़ी है? क्या लिखा है अखबार में? तुलसी बाबू एक दैनिक अखबार खरीदते अवश्य थे, लेकिन पहले पृष्ठ के आगे बिरले ही जाते थे। अखबार वहीं पड़ा हुआ था उनके पास। प्रद्योत बाबू ने उस खबर की ओर उनका ध्यान दिलाया। शीर्षक था दंडकारण्य का आतंक। छपी खबर में बताया गया था कि दंडकारण्य के जंगलों के आसपास स्थित गांव में घरेलू पशुओं एवं पालतू मुर्गियों व बत्तखों आदि का जीवन अचानक खतरे में पड़ गया है। किसी अज्ञात प्रजाति का जानवर उन्हें मारकर खाने लगा है। उस इलाके में कोई बाघ रहा हो, ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई। सबूत मिला है कि ये कोई विडाल वंशी जानवर है जिसने घोर आतंक मचाया हुआ है। आमतौर पर अपने शिकार को घसीटकर अपनी खोह अथवा मांद में ले जाते हैं, पर यह विशेष जानवर ऐसा नहीं करता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काम पर लगाए गए शिकारियों ने 1 सप्ताह तक खोज की, लेकिन वे ऐसे किसी जानवर को तलाशने में विफल रहे जो इतना भयंकर हत्याकांड और आतंक मचा सकता हो। नतीजा यह हुआ कि गांव वालों में डर फैल गया। एक विशेष गांववासी ने दावा किया कि उसने 2 पांव वाले एक जीव को अपनी गौशाला से भागते हुए देखा था। वो जांच पड़ताल करने जब उधर गया तो उसने अपनी एक भैंस को मरे हुए पाया। भैंस के पेट का निचला हिस्सा फटा हुआ और खाया हुआ था। तुलसी बाबू ने खबर पढ़ी, अखबार तह किया और उसे वापस मेज पर रख दिया। अब ये मत कहना कि इस किस्से में आपने कुछ भी असाधारण नहीं पाया, प्रद्योत बाबू ने कहा। तुलसी बाबू ने अपना सिर हिला दिया। दूसरे शब्दों में उन्हें कुछ भी आश्चर्यपूर्ण नहीं लगा। 3 दिन बाद प्रद्योत बाबू के साथ कुछ अजीब बात हो गई। उनकी पत्नी ने नाश्ते के समय पाचक बिस्कुटों का डिब्बा खोला ही था और वो चाय के साथ बिस्कुट उन्हें देने ही वाली थी कि उसी समय प्रद्योत बाबू अचानक उठ खड़े हुए और घर से बाहर निकल गए। जब तक वो एक डायलिया रोड में अपने दोस्त अनिमेश के फ्लैट पर पहुंचे, वो उत्तेजना के कारण थरथराने लगे थे। उन्होंने अपने दोस्त के हाथों से अखबार को एक तरफ पटका और फिर हाँफते हुए कहा, तुम रीडर्स डाइजेस्ट की प्रतियां कहां रखते हो? जल्दी से लाओ तो जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनिमेश रीडर्स डाइजेस्ट के लाखों पाठकों में से एक था। अपने मित्र के ऐसे व्यवहार पर उसे बहुत अचंभा हुआ, लेकिन कुछ भी कहने का यह अवसर नहीं था। वो जाकर अपने बुक केस में से रीडर्स डाइजेस्ट के 1 दर्जन से अधिक अंक निकाल कर ले आया। तुम्हें इनमें से कौन सा अंक देखना है? प्रद्योत बाबू ने पूरा बंडल ले लिया। कई अंकों के पृष्ठों को उलट पलट कर देखा और अंत में उन्हें वो चीज मिल ही गई जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, यही है वो पक्षी, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी उंगलियां शिकागो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखे एक पक्षी के कल्पित नमूने की तस्वीर पर ठहर गई। तस्वीर में म्यूजियम के एक सेवक को ब्रश से उस मॉडल यानी कल्पित पक्षी के नमूने को साफ करते हुए दिखाया गया था। एंडलग्लोर्निस। प्रद्योत बाबू ने उसका नाम पढ़कर सुनाया। उस नाम का अर्थ था आतंक पक्षी। तस्वीर के साथ दिए गए लेख में उसका वर्णन एक विशाल प्रागैतिहासिक प्रजाति के रूप में किया गया है जो मांसभक्षी, घोड़े से भी तेज और अत्यंत खूंखार होती है। प्रद्योत बाबू के मन में उत्पन्न संदेह सही साबित हुआ जब अगली सुबह ऑफिस में तुलसी बाबू उसके पास आए और कहा कि उन्हें एक बार फिर दंडकारण्य जाना है और ये कि उन्हें खुशी होगी यदि प्रद्योत बाबू भी साथ चलें और अपनी बंदूक भी ले चलें। ट्रेन में सोने के लिए बर्थ नहीं मिल सकी क्योंकि उसके लिए समय नहीं था। फिर भी जाना तो था ही, क्योंकि मामला गंभीर एवं अत्यावश्यक था। प्रद्योत बाबू तुरंत राजी हो गए। दोनों दोस्त जिस लक्ष्य की खोज में जा रहे थे उसके जोश में उन्हें यात्रा की असुविधा महसूस नहीं हुई। प्रद्योत बाबू ने रीडर्स डाइजेस्ट में जिस पक्षी की तस्वीर देखी थी सारा किस्सा बता दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि बंदूक की जरूरत पड़ेगी भी या नहीं। बंदूक ले चलने का सुझाव उन्होंने एहतियात के तौर पर दिया था। दूसरी तरफ प्रद्योत बाबू अपने मित्र के आशावाद से सहमत नहीं थे।
उन्होंने बंदूक ले जाना अत्यावश्यक समझा और वो किसी भी संभाव्य घटना का सामना करने के लिए पूर्णतया तैयार थे। सुबह के अखबार में लिखा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने उस व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है जो उस खूंखार जीव को मारने या पकड़ने में सफल होगा। एक लकड़हारे का बेटा उसका शिकार हो गया था और तब से उस जीव को मानव भक्षी घोषित कर दिया गया था। जगदलपुर में किसी पशु पक्षी का शिकार करने की मंजूरी वन संरक्षक श्री तिरुमलई से मिलती थी, लेकिन श्री त्रिपाठी ने सावधान किया कि तुलसी बाबू और प्रद्योत बाबू को अपने ही बूते पर जाना होगा, क्योंकि उनके साथ जाने के लिए किसी को राजी करना अब संभव नहीं होगा। प्रद्योत बाबू ने पूछा कि क्या उन शिकारियों से कोई सूचना प्राप्त हुई है जो उनसे पहले जंगल में गए थे। तिरुमलई का चेहरा गंभीर हो गया। अब तक 4 शिकारी उस जानवर को मारने का प्रयास कर चुके हैं। उनमें से 3 को कामयाबी नहीं मिली। चौथा कभी वापस नहीं आया। कभी नहीं लौटा? नहीं। उसी समय से शिकारी वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। अतः तुमको भी इस मुहिम पर जाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। प्रद्योत बाबू की हिम्मत टूट गई, लेकिन अपने मित्र की दृढ़ता देखकर उनकी हिम्मत लौट आई। मैं समझता हूं हम जाएंगे, वो बोले। इस बार उन्हें कुछ अधिक पैदल चलना पड़ा, क्योंकि टैक्सी वाले ने जंगल की ओर जाने वाली सड़क के कच्चे रास्ते पर जाने से मना कर दिया था। तुलसी बाबू को पक्का विश्वास था कि काम 2 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा और टैक्सी चालक 50 रुपए के टिप के लोभ में उतनी देर इंतजार करने के लिए मान गया। दोनों मित्र अपने लक्ष्य की खोज में चल पड़े। उस समय वसंत चल रहा था और जंगल ने बिल्कुल नया रूप धारण किया हुआ था। पिछली बार ऐसा नहीं था जब वे यहां आए थे। प्रकृति अपने नियमानुसार चल रही थी और फिर भी वहां एक प्रकार की अस्वाभाविक खामोशी छाई हुई थी। न चिड़ियों की चहचहाहट थी और न कोयल की कूक। तुलसी बाबू ने हमेशा की तरह कंधे पर अपना थैला लटकाया हुआ था। प्रद्योत बाबू को पता था कि उस थैले में एक पैकेट है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उस पैकेट में है क्या। प्रद्योत बाबू अपनी बंदूक और गोलियां संभाले हुए थे। झाड़ झंखाड़ भरा रास्ता आगे चलकर जैसे जैसे कुछ साफ होने लगा, वे अब जंगल में दूर तक देख सकते थे। उन्होंने कुछ दूरी से देखा कि कटहल के वृक्ष के पीछे एक आदमी का शव हाथ पैर फैलाए जमीन पर पड़ा है। तुलसी बाबू का ध्यान पहले उस तरफ नहीं गया था और वो तभी रुके जब प्रद्योत बाबू ने उनको उस तरफ देखने के लिए कहा। प्रद्योत बाबू ने बंदूक पर अपनी पकड़ जमाई और उस शव की ओर बढ़े। तुलसी बाबू आधे रास्ते गए और फिर लौट पड़े। तुम्हें देखकर लगता मानो तुमने भूत देख लिया हो, तुलसी बाबू ने कहा जब उनका दोस्त उनके निकट आया। क्या यह वही लापता शिकारी नहीं है? अवश्य वही होगा, प्रद्योत बाबू के जरिए गले से निकला। लेकिन इस मुर्दे की पहचान करना आसान नहीं होगा, इसका सिर गायब है। बाकी रास्ते वे कुछ नहीं बोले। नीम के पेड़ तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा, जिसका मतलब था कि वे कम से कम 3 मील चले होंगे। प्रद्योत बाबू ने देखा कि औषधीय झाड़ी के नए पत्ते निकल आए हैं और उसका पहले वाला रूप वापस आ गया है। बिल, बिली! प्रद्योत बाबू को यह पुकार कुछ उपहासपूर्ण लगी और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेकिन अगले ही क्षण उसे ख्याल आया कि तुलसी बाबू के लिए यह पुकार बहुत स्वाभाविक है। उस भयानक पक्षी को उन्होंने पालतू बना लिया था। प्रद्योत बाबू ने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुलसी बाबू की पुकार जंगल में गूंज गई। बिल, बिल, बिले! अब प्रद्योत बाबू को सघन जंगल में कुछ हलचल होती महसूस हुई। वो हलचल उनकी तरफ आ रही थी और इस तेज गति से आ रही थी कि हर पल वो बड़ी और बड़ी होती जा रही प्रतीत हो। ये वही पक्षी था। प्रद्योत बाबू को अपने हाथ में थामी हुई बंदूक अचानक बहुत भारी महसूस हुई। उन्हें संदेह हुआ कि बंदूक का इस्तेमाल वो कर भी सकेंगे या नहीं। पक्षी ने अपनी चाल धीमी कर दी और उसने पेड़ पौधों के बीच से चोरी छिपे उनकी ओर देखा। एंडल ग्लोर्निस। प्रद्योत बाबू ये नाम कभी नहीं भूलेंगे। आदमी के बराबर ऊंचा पक्षी। शुतुरमुर्ग भी लंबे ऊंचे होते हैं, लेकिन अधिकतर अपनी लंबी गर्दन के कारण। इस पक्षी की पीठ ही एक औसत आदमी की ऊंचाई जितनी थी। इस पक्षी का कद 1 माह के अंदर ही 1.5 फीट ऊंचा हो गया था। इसके पंखों का रंग भी बदल गया था।
बैंगनी त्वचा के ऊपर अब काले काले धब्बे आ गए थे। पक्षी की तृणमणि आंखों में झलकता द्वेषपूर्ण भाव अब इतना भयावह हो गया था कि सहन करना मुश्किल था। वो इसी दृष्टि से अपने पूर्व मालिक को देख रहा था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करने वाला है। उसकी चुप्पी को हमले की तैयारी समझकर प्रद्योत बाबू ने अपने कांपते हाथों से बंदूक ऊपर करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करते ही पक्षी ने अपनी दृष्टि प्रद्योत बाबू की तरफ मोड़ दी। उसके पंख फूल गए, जिसके कारण वो और भी डरावना लगने लगा। बंदूक नीचे करो, तुलसी बाबू ने धीरे से पटकते हुए कहा। प्रद्योत बाबू ने आज्ञा का पालन किया। पक्षी ने भी अपने पंख नीचे कर लिए और फिर अपनी दृष्टि अपने मालिक की ओर घुमा दी। मुझे नहीं पता कि तुम अभी भी भूखे हो, तुलसी बाबू ने कहा, लेकिन उम्मीद है कि तुम इसे खा लोगे, क्योंकि मैं ये चीज तुमको दे रहा हूं। तुलसी बाबू ने पैकेट पहले ही अपने थैले से निकाल लिया। उन्होंने एक पैकेट को खोला और उसमें से निकले मांस के भारी टुकड़े को पक्षी की तरफ फेंक दिया। तुमने मुझे लज्जित किया है। आशा करता हूं कि आज के बाद तुम ठीक व्यवहार करो। प्रद्योत बाबू हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि पक्षी ने मांस का वो टुकड़ा अपनी लंबी चोंच से पकड़कर अपने मुंह के अंदर रख लिया है। इस बार ये सच्ची विदाई है। तुलसी बाबू ने मुंह फेर लिया। प्रद्योत बाबू को पक्षी की ओर पीठ करने से डर लग रहा था और वो कुछ कदम पक्षी की तरफ मुंह लिए हुए पीछे हटे। जब उन्होंने देख लिया कि पक्षी उनकी ओर बढ़ने या हमला करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, तब वो भी मुड़ गए और अपने मित्र के साथ हो लिए। एक सप्ताह बाद अखबारों में खबर आई कि दंडकारण्य में आतंक समाप्त हो गया है। प्रद्योत बाबू ने एंडल ग्लोर्निस के बारे में तुलसी बाबू को कुछ नहीं बताया था और इस बात का भी जिक्र नहीं किया था कि इस पक्षी का अस्तित्व 30 लाख वर्ष पहले नष्ट हो गया था। लेकिन अखबारों में छपी खबर ने उन्हें अपने मित्र के पास आने के लिए बाध्य कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह हुआ कैसे, प्रद्योत बाबू ने कहा। शायद आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें। इसमें रहस्य की कोई बात नहीं है, तुलसी बाबू ने कहा। मैंने उसे जो मांस दिया उसमें मैंने कुछ अपनी औषधि मिला दी थी। औषधि? चक्रपर्ण का एक सत्त। यह व्यक्ति को शाकाहारी बना देता है, जैसा कि इसके सेवन से मैं शाकाहारी बन गया हूं।